तो देखें स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जनरेटर। तो आपने पिछले लेक्चर को जरूर रिवाइज किया होगा। और ईएमआई आपको ध्यान में होगा कि ईएमआई क्या होता है, क्योंकि जनरेटर का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जनरेटर की अगर हम डेफिनेशन लिखें तो आप जनरेटर में लिख सकते हो, अ जनरेटर इज अ डिवाइस, अ जनरेटर इज अ डिवाइस which converts which converts। जैसे बच्चों हमने मोटर पढ़ा था, तो मोटर क्या करता था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता था। तो जनरेटर वाला जो डिवाइस है वो किसको किस में कन्वर्ट करता है बच्चों, तो जनरेटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी, ये उल्टा काम करेगा। अब हम मैकेनिकल एनर्जी देंगे इस डिवाइस को तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करेगा। और इसका जब उल्टा काम कर रहे थे तो उसको मोटर बोल रहे थे ना। तो generator is a device which converts mechanical energy mechanical energy into electrical energy, mechanical energy into electrical energy। ठीक है बच्चों, तो ये बेसिक डेफिनेशन है जनरेटर का। तो जनरेटर ऐसी डिवाइस है जो कि मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है ना, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हम एक कॉइल को मैकेनिकल एनर्जी दे के रोटेट कराएंगे तो वो फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, है ना। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, जनरेटर। अब आप ध्यान से देखें तो ये जो जनरेटर होता है बच्चों, जनरेटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। तो जनरेटर को जो है वो टू टाइप्स में क्लासिफाई किया जा सकता है। जनरेटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। तो पहला जो जनरेटर है बच्चों उसको बोला जाता है एसी जनरेटर, है ना। तो यहाँ पे आप फर्स्ट लिख सकते हो एसी जनरेटर। तो एसी मैंने आपको बता ही दिया है, एसी और डीसी में अंतर है ना। तो इसका मतलब ये अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करेगा, तो एसी जनरेटर है ना। मतलब अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करेगा तो उसको हम एसी जनरेटर बोल रहे हैं। और जो सेकंड टाइप का जनरेटर है बच्चों वो डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करेगा, तो हम उसको डीसी जनरेटर बोलेंगे। तो डीसी जनरेटर, है ना। तो एसी जनरेटर एंड सेकंड टाइप ऑफ जनरेटर इज डीसी जनरेटर। तो एक एक करके जल्दी से हम समझ लेते हैं, है ना। दोनों को यहाँ पे लिख लेते हैं बच्चों, समझ लेते हैं ना। तो सबसे पहले हम किसको स्टडी करेंगे, एसी जनरेटर को। एसी जनरेटर अगर आपको समझ में आ जाएगा तो फिर डीसी जनरेटर बड़ा ही आसान लगेगा आपको, है ना। और उसको पढ़ने में कोई समस्या नहीं होगी, है ना, क्योंकि दोनों का बेसिक प्रिंसिपल तो सेम है। चलिए, तो हम यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं, किसकी स्टडी करेंगे भाई, एसी जनरेटर। एसी जनरेटर, तो देखो बच्चों ये आपका एसी जनरेटर हो गया। अब ये जो एसी जनरेटर है इसका प्रिंसिपल क्या है वर्क करने का, तो सबसे पहले तो हमें प्रिंसिपल लिखना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर, और यही प्रिंसिपल होगा डीसी का भी। तो यहाँ पे जल्दी से लिख लेते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर या फिर जनरेटर बोलो, तो इट वर्क्स ऑन द फिनोमेना ऑफ ईएमआई, है ना बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो प्रिंसिपल है द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग वर्किंग ऑफ एन एसी जनरेटर 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 is based on electromagnetic induction electromagnetic induction electromagnetic induction when, मतलब क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो अपन पढ़ चुके बच्चों। तो इसमें हम लिख सकते हैं when the number
of magnetic number of magnetic lines of forces through a coil through a coil changes changes, then induce EMF and current produces in the loop। तो उस लूप में जो है आपका कॉइल में जो है बच्चों करंट प्रोड्यूस हो जाता है अगर मैग्नेटिक नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होती है ना। तो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड आल्सो द प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर। तो आई होप आपको बच्चों क्लियर हुआ। अब हम बात करें अगर इसके कंस्ट्रक्शन की, तो कंस्ट्रक्शन क्या बोलता है भाई यहाँ पे। तो इसमें कुछ पार्ट्स होते हैं बच्चों कंस्ट्रक्शन में, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमने मोटर के कंस्ट्रक्शन में पढ़े हुए हैं तो डायग्रामेटिकली आपको सब समझ में आएगा, लेकिन अभी हम बेसिक बेसिक पार्ट्स पहले लिख लेते हैं। तो जो एसी जनरेटर है उसमें बेसिकली मेन 4 कंपोनेंट्स होते हैं बच्चों। तो याद रखेंगे कि कंस्ट्रक्शन में एसी जनरेटर कंसिस्ट ऑफ 4 कंपोनेंट्स है ना। तो मेनली ये 4 कंपोनेंट्स कंसिस्ट करता है भाई। अब ये 4 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं बच्चों, है ना। तो उनके नाम भी लिखते हैं जल्दी से। तो जो पहला कंपोनेंट है कंस्ट्रक्शन में उसको बोलते हैं फील्ड मैग्नेट। मतलब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करनी पड़ेगी ना बच्चों, तो उसको बोलते हैं फील्ड। मतलब ये परमानेंट मैग्नेट होते हैं जो लगाए जाते हैं। जैसे मोटर में भी हमने मैग्नेट्स का यूज किया था, तो यहाँ पे भी हम मैग्नेट्स का यूज करेंगे, है ना। तभी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी और फिर उसको हम चेंज करेंगे किसी लूप से, तो भाई आपका करंट प्रोड्यूस होगा। तो फील्ड मैग्नेट, है ना। तो आप ये बोल सकते हो इट इज अ परमानेंट मैग्नेट permanent magnet permanent magnet producing producing a strong magnetic producing a strong magnetic field between its pole। तो जो भी पोल है between its poles, तो जो भी वही पोल है उनके बीच में आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है बच्चों, इसलिए फील्ड मैग्नेट की जरूरत होती है। उसके बाद फिर अगर हम देखें तो इसका जो दूसरा कंपोनेंट है बच्चों वो आर्मेचर है। तो याद करो मोटर में भी हमने आर्मेचर पढ़ा था, है ना। तो वो कॉइल है जिसमें बहुत सारे टर्न्स होते हैं और उसको जिसको रोटेट किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, आर्मेचर। तो आप आर्मेचर में यहाँ पे भी लिख सकते हो भाई कि इट इज अ कॉइल having having a large number of turns of copper wire mounted on a soft iron core this armature, है ना। जो अभी हम नाम देंगे, जैसे पहले नाम दिया था PQRS है। अभी बच्चों डायग्राम बनाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि PQRS जो है वो हमारा कॉइल का नाम है ना। तो PQRS जो आर्मेचर है is placed between the field magnets। तो इसको
फील्ड मैग्नेट्स के बीच में रखा जाएगा, बिटवीन द फील्ड मैग्नेट्स। तो ये बच्चों इसका सेकंड कंस्ट्रक्शन का पॉइंट हुआ है। चलिए नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन का पॉइंट लिखते हैं, इसको जल्दी से नोट करो, नेक्स्ट पेज पे लिखा। अब देखें स्टूडेंट, जो नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन का पॉइंट है उसको बोलते हैं स्लिप रिंग्स, है ना। जैसे मोटर में स्प्लिट रिंग्स याद है, तो यहाँ पे स्प्लिट नहीं है, स्लिप रिंग्स है। तो थर्ड जो नंबर का कंस्ट्रक्शन का पॉइंट है, कंपोनेंट है, वो है स्लिप रिंग्स। अब ये स्लिप रिंग्स क्या होती हैं, तो ये पूरी पूरी रिंग्स होती हैं, वैसी हाफ रिंग नहीं होती जैसी मोटर में हमने यूज की थी, है ना। तो यहाँ पे R1 R2 दो स्लिप रिंग्स की यूज किया जाएगा, है ना बच्चों। तो R1 एंड R2, R1 and R2 are metal rings, metal rings, full stop. R1 is connected to, अब ये डायग्राम में आपको समझ में आ जाएगा, R1 is connected to P point of coil, to P लिख दो, and R2, जो R2 होगा बच्चों, R2 is connected to S। तो जो R2 है उसको हम S से कनेक्ट करेंगे और R1 को हम P से कनेक्ट करेंगे, है ना। तो R2 is connected to बच्चों S। तो चलिए ये वाला पॉइंट आपको क्लियर होगा स्टूडेंट्स। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि दीज रिंग्स रोटेट विथ आर्मेचर। तो ये कॉइल के साथ रोटेट करेंगी रिंग्स, है ना, इस बात का ध्यान रखना बच्चों। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो दीज रिंग्स आर रिंग्स रोटेट विथ द आर्मेचर। तो ये आर्मेचर के साथ जो है रोटेशन परफॉर्म करेंगी, है ना। जब हम इसको घुमाएंगे तो फिर करंट इंड्यूस होगा, है ना बच्चों। चलिए तो ये आपको क्लियर होगा, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जो इसका फोर्थ कंपोनेंट है आपके एसी जनरेटर का, वो है ब्रशेस। ब्रशेस और या तो इसी को हम बोलते हैं बच्चों स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट्स, है ना। तो मोटर में भी हमने इसका यूज किया था, यहाँ पे भी हम इसका यूज करेंगे। तो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट्स या फिर इसी को हम बोलते हैं ब्रशेस। अब देखो, तो वो ग्रेफाइट के बने होते हैं ना बच्चों, कंडक्टिंग, उसी का यूज करते हैं। तो यहाँ पे दो ब्रश का यूज करना पड़ेगा, B1 एंड B2। तो B1 एंड B2 आर द स्लाइडिंग contacts contacts made of graphite। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, तो ग्रेफाइट के ही बने होते हैं। फुल स्टॉप। द स्लिप रिंग्स, तो जो स्लिप रिंग्स का उनका कांटेक्ट मेंटेन रखते हैं ना। द स्लिप रिंग्स मेंटेन कांटेक्ट, मेंटेन स्लाइडिंग contact with the brushes। चलिए तो आई होप आपको ये कंस्ट्रक्शन के पॉइंट बच्चों क्लियर होंगे। अब ये कंस्ट्रक्शन के जो सारे पॉइंट्स हैं ये आपको डायग्रामेटिकली समझाते हैं। तो डायग्राम बनाएंगे हम एसी जनरेटर का। तो देखो डायग्राम कैसा होगा भाई एसी जनरेटर का। तो यहाँ पे आप लिख लो बच्चों, जो नेक्स्ट पॉइंट है डायग्राम। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट था जो कंस्ट्रक्शन में पड़ा, तो यहाँ पे बच्चों इस तरीके से नॉर्थ पोल, मतलब एक बार मैग्नेट होगा जिसका नॉर्थ पोल इस तरीके से होगा, ये ऐसे। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होते हैं, बड़े बड़े मैग्नेट लगे रहते हैं उसमें, है ना। और उसके बाद फिर क्या होगा कि यहाँ पर एक और इस तरीके से मैग्नेट है, ऐसे बच्चों।
तो ये जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट का जो है साउथ पोल होगा, है ना। तो आई होप इतना आपको क्लियर होगा भाई। उसके बाद फिर आप ध्यान से देखें तो ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो ऐसी है बच्चों, फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ये इट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, उसके बाद फिर क्या है कि यहाँ पे हमने आर्मेचर लगाया। आर्मेचर मतलब कॉइल। तो इस कॉइल में बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स हैं, लेकिन अभी समझने के लिए हम एक ही टर्न बना रहे हैं। तो ऐसे कॉइल होगा जिसको हम आर्मेचर बोलते हैं बच्चों। तो ये फील्ड मैग्नेट हो गया। इन फील्ड मैग्नेट्स के बीच में, मैग्नेटिक फील्ड में आपको कॉइल को प्लेस करना है, तो हमने ये कॉइल प्लेस कर दिया बच्चों। और ये जो है, ये आपका वायर का एक पॉइंट और फिर ये दूसरे वायर का ये पॉइंट, ये ऐसे हमने दिखाया है। तो ये जो है, ये वाला पॉइंट आप S मान लो, ये P मान लो, ये Q मान लो, ये R मान लो। तो ये PQRS। तो देखो मैंने आर्मेचर का नाम दिया था कंस्ट्रक्शन में PQRS। तो वो कॉइल है हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। तो ये हमारी बच्चों कॉइल हो गई, आर्मेचर हो गया PQRS, है ना। अब इसको हम रोटेट करेंगे तो इसको एक टरबाइन से लगाया जाता है बच्चों, कनेक्ट किया जाता है। तो खैर वो मैं यहाँ पे नहीं बना रहा हूँ। तो यहाँ पे इस एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट किया जाएगा। तो दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये देखो जो डॉटेड लाइन से है, इस एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट किया जाता है ऐसे। तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ टरबाइन लगी रहती है, उससे ये आर्मेचर कनेक्ट कर देते हैं। तो टरबाइन घूमता है, चाहे वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हो, चाहे आपका थर्मल पावर प्लांट हो, तो उस टरबाइन को घुमाया जाता है बच्चों। तो जैसे वो टरबाइन घूमता है तो उससे आर्मेचर कनेक्ट हो जाता है, तो फिर उसको मैकेनिकल एनर्जी मिल जाती है। फिर आप देखेंगे कि उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो ये हो गया फील्ड मैग्नेट, ये हो गया आपका आर्मेचर। इसके बाद इसमें हम स्लिप रिंग्स ऐड करते हैं। तो ये मेटेलिक रिंग्स होती हैं और पूरी पूरी रिंग्स होती हैं बच्चों इस तरीके से, है ना। तो इसको हम लोग यहाँ पे ब्लू कलर से बना लेते हैं। तो इस तरीके से ऐसी रिंग्स होती हैं, जिन रिंग्स के थ्रू ये जो है बच्चों, ये जो वायर्स हैं, जो जिससे आर्मेचर बना हुआ है, वो ज्वाइन होती हैं। तो एक रिंग इससे और एक रिंग इससे। तो इस तरीके से दो स्लिप रिंग्स होती हैं। तो देखो बच्चों, हमने बताया था कि P वाला जो रिंग है वो किससे कनेक्टेड है, R1। तो इसको हम R1 नाम दे देते हैं भाई, दिस इज R1। और ये जो स्लिप रिंग है बेटा, ये कौन सा हो जाएगा आपका, R2। तो ये R2 नाम दे देते हैं इसको, है ना। ये आपका स्लिप रिंग जो है ये R2। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे अब फिर स्लिप रिंग के बाद ब्रशेस लगाएंगे। तो ये ब्रशेस रोटेट नहीं करेगा, ये आर्मेचर के साथ ये स्लिप रिंग्स रोटेट करते हैं ऐसे ऐसे। बस हम यहाँ पे स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट बना देते हैं। तो ये ब्रशेस है ग्रेफाइट के B2। फिर यहाँ से वायर कनेक्ट कर लेते हैं, याद करो जैसे मोटर में। और एक ब्रश यहाँ पे लगा देते हैं बच्चों, जो आपका B1 है। तो B1 B2 जो है वो दो ब्रशेज हो गए और यहाँ पे कॉन्टेक्ट। और फिर इस कॉन्टेक्ट को आप एक्सटर्नल सर्किट से लगा दोगे, जिसमें आपको इंड्यूस करंट जो आपने यहाँ से क्या किया है बच्चों, जनरेट किया है, उसको आप एक्सटर्नल किसी सर्किट में यूटिलाइज कर पाए, है ना। उसीलिए तो कर रहे हैं, कोई आप यहाँ पे अप्लायंस चला पाए। तो ये अप्लायंस का कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो हमने इसको अप्लायंस को रेजिस्टेंस से डिनोट कर दिया है। ये मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में बनाया हुआ है। तो दिस इज द फुल कंस्ट्रक्शन ऑफ एसी जनरेटर, है ना। तो आई होप आपको कंस्ट्रक्शन में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसकी वर्किंग समझे। जैसे मान लीजिए कि अभी ये प्लेन है, तो ये जब रोटेट करना चालू करेगा बच्चों, तो ये कॉइल ऐसे रोटेट करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड तो हमेशा लेफ्ट टू राइट है। जब ये ऐसे रोटेट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है, कॉइल में धीरे धीरे मैग्नेटिक फ्लक्स का बदलाव आएगा। मतलब कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स भी बदलेगा, और कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा तो फिर इसमें इंड्यूस करंट आएगी। अब देखो उसकी डायरेक्शन हम देखते हैं कैसे निकालेंगे, है ना। तो अभी ध्यान से देखो, इसको अगर हमने क्लॉकवाइज घुमाया है तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि ये जो RS वाला आर्म है, अगर ये क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो ये RS वाला आर्म जो है वो अपवर्ड मूव करेगा। ऐसे क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये वाला आर्म ऊपर जाएगा और ये वाला आर्म नीचे जाएगा। तो PQ वाला आर्म जो है वो नीचे गया और ये वाला जो है वो ऊपर गया। तो ये मूवमेंट है कंडक्टर का, मोशन है, इसका नीचे और इसका ऊपर। और इसमें मैग्नेटिक फील्ड बच्चों ऐसे है, और इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड जो है बच्चों वो ऐसे है। और ये मोशन ऑफ कंडक्टर है, दिस इज मोशन और दिस इज मोशन। तो अब अगर हमें करंट की डायरेक्शन निकालनी है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा बच्चों, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, है ना। तो मैंने पिछले आपको क्लास में फ्लेमिंग का जो है राइट हैंड रूल बताया था बच्चों, है ना। तो आई होप आपको वो रूल भी याद होगा। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में याद करो क्या होता था कि तीनों जो फिंगर्स हैं, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब,
इन तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर रखो पहले तो। उसके बाद फिर जो आपकी फोर फिंगर है ये आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होता था, तो ये जो आपका थंब है ये मोशन की डायरेक्शन में होता था, तो फिर ये जो मिडिल फिंगर ये करंट की डायरेक्शन देता था। तो चलिए इसको अप्लाई करते हैं। तो इसमें देखो बच्चों मोशन ऊपर है, मतलब थंब ऊपर रखना है। मैग्नेटिक फील्ड देखो बच्चों ऐसा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा और ये थंब ऊपर, क्योंकि एस आर आर एस आर्म आर्म में जो है वो ऊपर की तरफ आ रहा है, तो थंब जो है वो ऊपर मोशन की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड। तो देखो करंट जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ। देखो मिडिल फिंगर ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसमें आर एस वाले आर्म में एस से आर करंट जाएगी, एस से आर करंट फ्लो होगी। देखो बच्चों ये हो जाएगी करंट की डायरेक्शन। देखिए आई होप क्लियर होगा। वैसे ही आप इसमें निकालेंगे तो PQ वाला आर्म जो है वो नीचे मोशन कर रहा है, तो फिर से ये है ना मैग्नेटिक फील्ड इधर है, लेकिन अब आपको थंब जो है बच्चों वो अंदर की तरफ रखना पड़ेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड देखो फोर फिंगर जो है आपका वो इधर है, थंब जो है वो नीचे की तरफ है, तो जो आपकी मिडिल फिंगर है देखो बच्चों वो Q से P की तरफ आ रहा है, Q से P की तरफ। यहाँ पे देखो आप Q से P की तरफ, नीचे की तरफ है ना। तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन जो होगी वो Q से P की तरफ होगी, नीचे की डायरेक्शन में देखो। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ, मतलब जब इस सेंस में उसने रोटेट करना चालू किया, रोटेशन करना चालू किया, तो यहाँ पर बच्चों करंट की डायरेक्शन जो है वो S से R है, R से Q है और फिर P से वहां पर है, Q से P है। तो फिर ये करंट यहाँ पे इस तरीके से आएगा। अब ये इस ब्रश से अटैच है बच्चों, ये आपका किस ब्रश से अटैच है देखो आप, ये आपका B1 वाले ब्रश से अटैच है। तो यहां से करंट ये ऐसे जा रही है और यहां से करंट ऐसे आ रही है, तो फिर यहां से करंट ऐसे जाएगी। तो देखो जो आपका रेजिस्टेंस में करंट है वो लेफ्ट टू राइट जा रही है बच्चों। जो रेजिस्टेंस में करंट है इस रोटेशन में वो आपका बच्चों कैसा जा रहा है, लेफ्ट टू राइट, है ना। तो आई होप आपको करंट का डायरेक्शन समझ में आया होगा। अच्छा लेकिन ये एसी जनरेटर है, तो कुछ समय बाद आपको याद होगा एसी ऑल्टरनेटिंग करंट में मैंने बताया था कि डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज होती है। डायरेक्शन जो है वो पीरियोडिकली या एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद डायरेक्शन चेंज होगी। तो अभी लेफ्ट टू राइट है, तो कुछ समय के बाद ये राइट टू लेफ्ट भी होगी, तभी तो ऑल्टरनेटिंग करंट होगी। तो देखो बच्चों यहाँ पे ये कैसे हुआ उसको भी बनाते हैं। तो यहाँ पे ये हुआ पहला रोटेशन, जब हुआ यहाँ पे शुरू हुआ तब तो करंट लेफ्ट टू राइट है। अब मान लो हाफ रोटेशन बाद, मतलब हाफ रोटेशन हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, तो आफ्टर हाफ रोटेशन कंप्लीटेड, तो उसके बाद की हम सिचुएशन देखते हैं बच्चों। तो जैसे ही हाफ रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो अब मैं फील्ड मैग्नेट्स नहीं बना रहा हूं, वो प्रेजेंट है, सिर्फ कॉइल बना रहा हूं बच्चों, है ना, समझने के लिए। बाकी आपको पता है कि फील्ड मैग्नेट्स के बीच में ही कॉइल रखी गई। तो ये आपका भाई इस तरीके से ये आपका बच्चों ये आर्म हो गया। तो यहाँ पे देखो जब ये हाफ रोटेट कर जाएगा, हाफ रोटेट, तो आरएस वाला आर्म इधर आ जाएगा, आरएस वाला आर्म इधर आ जाएगा और पीक्यू वाला आर्म इस साइड पहुंच जाएगा। तो आधा रोटेट हो जाएगा इस तरीके से, दिस इज हाफ रोटेशन। तो जो लेफ्ट साइड था वो राइट में आ गया और जो राइट साइड था वो लेफ्ट में आ गया। तो आरएस राइट में आ गया और क्यूपी जो है वो बच्चों लेफ्ट में आ गया। चलिए तो ये जो आरएस वाला आर्म है बच्चों, इससे देखो कौन सी रिंग कनेक्टेड थी, रिंग नंबर देखो बच्चों, रिंग नंबर। तो इससे रिंग कनेक्टेड है जो आपका एस से है, एस से है R2, तो ये एस से R2 कनेक्टेड है भाई, है ना। तो ये बच्चों आपकी R2 रिंग हो गई। और P से जो रिंग कनेक्टेड है बच्चों, देखो ये घूम के इधर आएगी, तो P से कनेक्टेड है रिंग वो है R1, तो ये R1 हो गई। अब देखो R2 से B2 वाला ब्रश कनेक्टेड था, ये तो मूव कर ही नहीं रहा है, आपकी रिंग्स मूव कर रही हैं। और R1 से कौन सा कनेक्टेड है बच्चों, B1। तो ये सर्किट डायग्राम आपका फिर से कंप्लीट हो गया। तो दिस इज द रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो ये ब्रशेस से आपने कनेक्शन ले लिया भाई। अब आप ध्यान से देखो, तो अभी भी क्या होगा भाई, क्योंकि ये जो है इसका रोटेशन बच्चों अगर हम ध्यान से देखें तो ये तो क्लॉकवाइज ही हो रहा है ना, ये रोटेशन जो है इस एक्सिस के अलोंग ये अभी भी क्लॉकवाइज ही हो रहा है ऐसे। तो अगर ये रोटेशन क्लॉकवाइज हो रहा है तो आप समझ पा रहे होंगे कि अब आरएस आर्म का जो मोशन है वो नीचे की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड तो लेफ्ट टू राइट ही है, क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल तो फिक्स है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड अभी भी यही है। तो इसका मतलब आरएस में अभी भी नीचे की तरफ करंट होगा। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाओ आप, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है और इसका मोशन अपवर्ड है,
तो इसमें भी वैसी सिचुएशन है, तो इसमें करंट जो है ऊपर की तरफ होगा। तो देखो बच्चों करंट ने डायरेक्शन बदल दी। देखो पहले एस आर क्यू पी चल रहा था, अब पी क्यू आर एस चल रही है। हालांकि हम यहां से समझते हैं कि एक्सटर्नल में बदलनी चाहिए करंट की डायरेक्शन। तो यहां से देखो फिर करंट ऐसे आएगी, ये ऐसे करंट आएगी, तो फिर यहां से निकल जाएगी बच्चों, तो फिर ये करंट जाएगी, फिर यहां से ये करंट जाएगी और वापस ऐसे। तो देखो अब जो करंट है आफ्टर हाफ रोटेशन, वो करंट जो है वो राइट टू लेफ्ट आ रही है। पहले कैसी आ रही थी हाफ रोटेशन के पहले, राइट टू लेफ्ट, फिर हाफ रोटेशन के बाद राइट टू लेफ्ट, पहले लेफ्ट टू राइट, अब वो हाफ रोटेशन के बाद राइट टू लेफ्ट। तो देखो डायरेक्शन बदल गई। फिर ये आधा रोटेशन कंप्लीट कर लेगा तो फिर से ये सिचुएशन आ जाएगी, तो फिर से करंट। तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद हर हाफ रोटेशन में जो है करंट अपनी डायरेक्शन चेंज हो रही है, रेगुलर इंटरवल के बाद चेंज कर रही है करंट की डायरेक्शन। तो इसका मतलब ये कैसा जनरेटर हुआ बच्चों, ये कैसी करंट प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस के थ्रू जो करंट जा रही है वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, चेंज कर रही है। तो इसका मतलब ये कैसा जनरेटर हुआ बच्चों, आपका एसी जनरेटर है ना। तो आई होप आपको पूरा कंस्ट्रक्शन, पूरा डायग्राम और ये वर्किंग जो है बच्चों क्लियर होगी, समझ में आई होगी, है ना। तो इसको जल्दी से आप लोग डायग्राम को ड्रॉ कर लो, फिर मैं इसके वर्किंग के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखा देता हूँ। तो देखो स्टूडेंट्स, हमने जो अभी वर्किंग पढ़ी है उस वर्किंग को भी लिख लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आप हेडिंग डाल लो, वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर है। तो वर्किंग में क्या लिख सकते हैं हम बच्चों, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एज द आर्मेचर armature is rotated, armature is rotated, the number of magnetic field lines, the number of magnetic field lines passes through armature, passes through armature coil changes, armature coil changes. Because of this an induced EMF, because of this an induced EMF and an induced current flows in a coil, है ना बच्चों। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि इसकी जो वर्किंग है, वी विल अंडरस्टैंड द डायरेक्शन ऑफ करंट, we will understand the direction of current in two parts, so first one, during the first half rotation, when PQRS is horizontal, the armature rotating in clockwise direction, आप देखो साथ में डायग्राम देखते जाओ तो आपको ये समझ में आता जाएगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फुल स्टॉप, द segment PQ is moving upward, and the segment RS is moving downward। देखो बच्चों फिगर में देखो तो आपको समझ में आ रहा होगा, मूविंग डाउनवर्ड्स।
अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये मूविंग अपवर्ड, मूविंग डाउनवर्ड, तो हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाएं, तो बाई फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, द करंट the current the current flows from P to Q, current flows from P to Q students। देखिए स्टूडेंट, डायग्राम में देखिए, तो डायग्राम में आपको ये बात समझ में आएगी कि जो यहाँ पे लिखा है ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। PQ जो है सेगमेंट, वो मूविंग अप डाउनवर्ड है, तो वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है, आप देख रहे हैं डायग्राम में दिखाई देगा। और जो RS सेगमेंट है वो मूविंग अपवर्ड है, अपवर्ड है ना। तो राइट हैंड रूल लगाओगे आप, तो जो सेगमेंट है आपका RS वाला, उसमें देखो आप करंट जो है वो S से R फ्लो कर रही है, फ्रॉम S टू R, है ना। एंड तो S से R इन सेगमेंट, कौन से सेगमेंट में S से R फ्लो कर रही है बच्चों, तो RS सेगमेंट में आपका फ्लो कर रही है। एंड आप PQ सेगमेंट की बात करो तो PQ सेगमेंट में Q से P फ्लो कर रही है। एंड current flows and current flows from बच्चों Q to P in PQ सेगमेंट। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो इससे क्या होगा कि जो करंट है एक्सटर्नल सर्किट में वो कैसा होगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं द करंट फ्लोज, फुल स्टॉप के बाद द करंट फ्लोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, है ना। तो फर्स्ट वाला डायग्राम देखें आप, तो उसमें लेफ्ट टू राइट फ्लो कर रही है बच्चों करंट, तो लेफ्ट टू राइट इन द एक्सटर्नल सर्किट, इन द एक्सटर्नल सर्किट सर्किट थ्रू रेजिस्टेंस आर, थ्रू रेजिस्टेंस आर, है ना। तो जो रेजिस्टेंस आर है उसमें लेफ्ट टू राइट करंट फ्लो हो रही है। तो स्टूडेंट ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ रोटेशन जो एक्सटर्नल सर्किट है, रेजिस्टेंस आर है, उसमें लेफ्ट टू राइट करंट फ्लो हो रही है ना। उसके बाद फिर आप ध्यान से देखो, तो सेकंड पार्ट ऑफ वर्किंग में फिर जब वो क्या होगा बच्चों, अनदर हाफ रोटेशन करेगा, तो देखो उस समय पे करंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही थी। तो इसको भी आप लिख सकते हो। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ड्यूरिंग ड्यूरिंग द सेकंड हाफ रोटेशन, ड्यूरिंग द सेकंड हाफ rotation, during the second half rotation, when PQRS is again horizontal, when PQRS is again horizontal, full stop, the segment SR, the segment SR is moving। देखो अब SR, तो सेकंड वाला डायग्राम देखो बच्चों, तो सेकंड वाले डायग्राम में जो SR वाला सेगमेंट है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो इज मूविंग डाउनवर्ड। एंड सेगमेंट जो आपका PQ है, तो सेगमेंट PQ जो है इज मूविंग जो है अपवर्ड, है ना। तो इज मूविंग अपवर्ड, देखो डायग्राम में आपको दिख रहा होगा। तो अपवर्ड डायरेक्शन में सेगमेंट जो है वो PQ मूव कर रहा है, और सेगमेंट SR जो है वो मूविंग डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो बच्चों, कितना क्या लिख सकते हैं कि अगर ऐसा है तो करंट की डायरेक्शन वैसी ही है, लेकिन वहां पे देखा तो एक्सटर्नल सर्किट में करंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में
दिखाई देगा आपको, है ना। सॉल्व, तो डायग्राम में आपको वो क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, तो वही हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो फुल स्टॉप, द करंट in the coil, the current in coil moves from P to Q। तो देखो बच्चों, सेकंड डायग्राम में जो करंट है वो P to Q मूव कर रही है, एंड जो दूसरा सेगमेंट है R और S वाला, तो उसमें R to S मूव कर रही है। तो PQ सेगमेंट में P to Q मूव कर रही है कॉइल जो है, करंट है, और R से RS सेगमेंट में आपका R to S मूव कर रही है, R to S मूव कर रही है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो। और ये किस तरीके से मूव कर रही है, क्योंकि हमने फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाया। तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल सर्किट में आपको करंट दिख रही है बच्चों, वो एक्सटर्नल सर्किट में करंट कैसी हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इन द एक्सटर्नल सर्किट current flows from left to right, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया फिर से, लेफ्ट टू राइट नहीं, अब कैसा है, पहले लेफ्ट टू राइट था, है ना बच्चों। अब करंट एक्सटर्नल सर्किट में कैसा मूव कर रहा है, राइट टू लेफ्ट, है ना, तभी तो एसी बनेगा। राइट टू लेफ्ट थ्रू रेजिस्टेंस आर, तो आर रेजिस्टेंस के थ्रू राइट टू लेफ्ट, तो पहले लेफ्ट टू राइट है, फिर आपका राइट टू लेफ्ट है। इसका मतलब डायरेक्शन चेंज हो रही है करंट की, और डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसलिए ये करंट कैसी है बच्चों, ऑल्टरनेटिंग करंट। तो आप यहाँ पे लास्ट पॉइंट ये लिख सकते हो कि सिंस द डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस therefore the produced current is alternating current मतलब एसी, है ना, इसी को शॉर्ट में एसी बोलते हैं। एंड हेंस जनरेटर is said to be एसी जनरेटर, इसलिए जनरेटर को एसी जनरेटर कहा जाता है। तो आई होप बच्चों आपको एसी जनरेटर की कहानी पूरी समझ में आई होगी। तो मैंने आपको वर्किंग भी लिखवा दी है, और साथ ही साथ सारा कंस्ट्रक्शन डायग्राम सब बता दिया। तो आपको अगर आता है एग्जाम में, तो आपको इस तरीके से पूरा लिखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये ज्यादा मार्क्स में ही आएगा बच्चों, अगर आएगा तो, है ना, कम मार्क्स में नहीं आता। और कम मार्क्स में आएगा यदि कभी पूछ ले तो सिर्फ डायग्राम, कंस्ट्रक्शन और थोड़ी सी 2-2 लाइन में वर्किंग समझा देना, तो आपका काम बन जाएगा। और अगर ज्यादा मार्क्स में आता है तो पूरा ये लिखना पड़ेगा। तो आई होप आपको एसी जनरेटर बच्चों क्लियर हुआ।